हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड शायद कोविड इन्फेक्शन के बाद ये पहला या दूसरा वीडियो है। एंड थैंक यू टू हमारे श्याम भाई जी। जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, मैंने आप सब लोग को बोला था कि हमारे पास एक बंदे हैं जिन्होंने निक्सॉन चलाई 1,40,000 किलोमीटर, जो इन्होंने 2017 में ली थी। उसके बाद 1,40,000 चलाने के बाद वो गाड़ी बेच दी। और मैं आपको बता दूँ, 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ था उस गाड़ी का। वो बेचने के बाद अब इन्होंने नई गाड़ी ली है। 2 जून को ये भी डीजल ली है। 1,40,000 पहली चलाई पुरानी वाली, उसके बाद वो बेच के ये दोबारा ली है। अब सबसे बड़ा है ना, आपसे रीज़न जानना है कि पहले निक्सॉन ली, 1,40,000 चलाई, उसके बाद दोबारा निक्सॉन ली, तो इसका रीज़न उसके पीछे क्या है शाम को? काफ़ी कुछ रीज़न थे, बट देखिए जब मैंने सेल करी थी तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं दोबारा नेक्सॉन की तरफ मूव भी हो सकता है। 1% चांस नहीं था कि मुझे, ठीक है, मैंने कोई चेंज करनी थी क्योंकि 1,40,000 काफ़ी चला ली थी। तो मेरा मूड था कि जो लोग सेकंड थोड़ा टेस्ट करा। तो जब मैंने सेल करी थी तब मेरा यही था रीज़न। बट उसके बाद मैं जब सर्च करा था तो मैंने इसके जितने भी कॉम्पिटिशन जितने भी है, वेन्यू हो गया और आपका XV300 सोनेट और फोर्ड भी देख रहा था, बट कि उसका कंपनी रीजन की वजह से मैंने उसको पहले रिजेक्ट करा था। मारुति को मैंने सेफ्टी की वजह से रिजेक्ट करा था। और फिर सोनेट में भी काफ़ी, मेरा सबसे ज़्यादा जो लास्ट में जो अटक गया था मैं रिसर्च करने के बाद में, एक तो XV300 था और फिर सोनेट था। अच्छा, XV300 और सोनेट और निक्सॉन, 3 गाड़ी में अटक गया। हाँ, और लेकिन XV300 की छोड़ी आपने? XV300 तो मैंने सिर्फ एक कि मेरा ट्रैवलिंग का थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मेरे को बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए था। उसमें ओनली 250 लीटर था, तो 250 लीटर था तो मुझे बूट स्पेस से फिर उसमें प्रॉब्लम आ गई थी कि मेरे को बूट स्पेस पड़ा इतना चाहिए कि कुछ बैग्स मेरे आ जाए और कुछ मेरा मशीन होगा, कुछ होगा जो आपका उससे काम है। हाँ। और किया का मेरे को मतलब कि मेरे को सब कुछ पसंद आता है, क्योंकि इसी बजट में 11 लाख के समथिंग के अंदर दिख रहा था। तो डीजल चाहिए थी, उसमें भी वही फीचर, उसमें कैमरा भी आ रहा था, आपके स्क्रीन भी आ रही थी और कुछ फीचर थे जो ठीक ठाक आ रहे थे, वो मुझे पसंद आ गई थी। लुक भी ठीक ठाक था और बट उसमें जब पीछे रॉ फ्री था उसे कंफर्टेबल थोड़ा कम लग रहा था। अच्छा, सोनेट। हाँ, सोनेट में फिर बाद में मैंने सोचा कि इसका सेफ्टी रेटिंग देखा जाए, क्योंकि मेरा सेफ्टी था, क्योंकि 2 बार में इंसिडेंट हो गया था। तो मैं नहीं चाहता कि सेफ्टी से मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो उसमें देखा था कि काफ़ी फीडबैक आया था, यूट्यूब पे मैंने देखा था रिव्यू, तो लोगों को फीडबैक इतना अच्छा नहीं था। कईयों दिखाया कि इको से एक्सीडेंट हो गया था, उसको दोनों साइड में काफ़ी डैमेज हो गया, किसी का कुछ हो गया। तो फिर मैंने उसको फिर आखिरी में जाके फिर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या मतलब एक्चुअली आपने इससे छोड़ी क्योंकि जो उसका बूट स्पेस कम था, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। और सोनेट आपने इससे छोड़ी कि उसका जो सेफ्टी रेटिंग की वजह से सेफ्टी का कोई श्योरिटी नहीं थी, वरना मेरे ख्याल से जो सोनेट है उसमें तो काफ़ी फीचर्स है। हाँ, काफ़ी फीचर थे और मेरे को पसंद भी आ गई थी। मेरे को पसंद आ गई थी 90%। बट बाद में जब सेफ्टी रेटिंग का देखा तो मेरे को फिर मतलब कि सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो फाइनली फिर मेरा कहीं ना कहीं जब मैं उनके आगे बढ़ रहा था, मेरे दिल से आवाज़ आती कि एक बार नेक्सॉन को भी थोड़ा कंपेयर कर लूँ हर चीज़ में। नेक्सॉन में चलाई थी तो मुझे A to Z उसका पता था, तो मुझे पता था कि 2 बार एक्सीडेंट हो गया था मेरा, काफ़ी अच्छा खासा हुआ था। तो मतलब 2 ट्रकों के बीच में हो गया था, सैंडविच हो गया था। हाँ, मतलब सैंडविच की तरह हो गया था। कोई और गाड़ी तो शायद क्यों पता है। और दूसरा कि उसमें मेरे को पता है कि कैसी गाड़ी कैसी है, मेरे को A to Z उसका पता होगा, ट्यूनिंग भी मुझे पता है कैसी है। तो इसलिए आपको फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं देखो, हर पर्सन की अलग प्रायोरिटीज होती है। किसी को लुक्स में जाना है, किसी को रीसेल वैल्यू पे जाना है, किसी को माइलेज पे जाना है। तो माइलेज भी अच्छा देती है क्योंकि आपके पास मल्टी ड्राइव मोड होता है, तो आप उससे माइलेज भी निकाल सकते हो हाईवे पे। और मेरा 99% हाईवे पे था, तो मेरे को डेली की रनिंग अबव 100 किलोमीटर एवरेज है। 3000 डेली का 100 से ज़्यादा किलोमीटर? हाँ, मतलब मंथली आपका 5000 के आसपास मेरा रहता है। तो मेरे को हाईवे पे चलानी थी। और क्या नाम है, जो सोनेट का था उसमें मेरे को सिर्फ एक जगह लैग कर गया मेरे को, क्योंकि फर्स्ट मैंने सिर्फ प्रायोरिटी सेफ्टी को ही देखा कि उसके सिवा मैं उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। तो इसका भी ग्लोबल एनकैप नहीं आया था, बल्कि मैंने कही क्योंकि जो रिव्यूज़ जो आते हैं एक्सीडेंट के बाद पता लगा था बिल्ड क्वालिटी कैसे। आपने 3 साल 2017 वाली निक्सॉन चलाई, ठीक है, खूब अच्छी तरह चेक कर लिया, 1,40,000 भी चला ली, प्रोज एंड कॉन सब कुछ आपको पता चल गया। उसके बाद फिर दोबारा निक्सॉन ली। आपने रीज़न बता ही दिया क्योंकि आपने बहुत सारी गाड़ियाँ चूज़ की थी, लेकिन उसके बाद फिर आपको कुछ समझ में नहीं आई। सेफ्टी का सबसे बड़ा आपका प्रायोरिटी था। सेफ्टी, हाँ सेफ्टी, क्योंकि मैं रहूँगा तो मैं और भी गाड़ी चला सकता हूँ, क्योंकि वो तो कोई नहीं, गाड़ी तो देखो इंश्योरेंस में आ जाएगी, हम तो नहीं आ पाएंगे। यार आपकी बात बिल्कुल। हाँ, कि मैं भी यही चाहता हूँ जितने व्यूअर्स आएंगे
या कोई भी हो, कोई वीडियो देख रहा है तो ये देखे कि उसको जो इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करे। एवरेज वगैरह सब निकल जाए, अगर आपका पैसा रहेगा। क्या क्या चीज़ें आपको निक्सॉन में पसंद नहीं? नेक्सॉन में मतलब ऐसे तो खैर बड़ा हार्ड है बट है कि जो इसका वैसे कि थोड़ा डीलर से थोड़ा माथापच्ची होती है, मतलब जो आउटर सील्स डे बाई डे इम्प्रूव तो हो रहा है, बट डे बाई डे बाकी जो उसमें इंजन रिफाइनमेंट थोड़ा औरों से कम है, और आफ्टर सेल सर्विस थोड़ा सबको पता है कि थोड़ा सा कमी हो रही थी, बट डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। बट वो हम सेफ्टी से करते उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी किसी एडवाइजर से या किसी से अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी है तो वो सब काम करा, जैसे सर का है ऐसा भी नहीं है, ऐसा कैमरे में मत बोलो एडिट कर लेना आप। क्योंकि देखो कनेक्शन उनका कहने का मतलब उल्टा मत लेना, उनका कहने का मतलब ये है कि मेरी एक आपके हाँ, एडवाइजर से हाँ, आपकी ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। मेरा सिर्फ एडवाइजर से नहीं, जहाँ भी मैं जाता हूँ ना वहाँ की जो टेक्नीशियन है सबसे और tuning सबसे अच्छी। मेरी ट्यूनिंग अच्छी होती है, क्योंकि देखो जरूरत हर किसी की जरूरत को ना समझनी चाहिए। जब भी मैं काम कर रहा था अपनी गाड़ी में, जो टेक्नीशियन होता है ना जो बहुत कम पैसे कमा रहा है, उसको आप थोड़ा सा अपनी तरफ से वो कर लो, मतलब उसको अच्छा लगेगा, Appreciation कर दो तो उसको ऑब्वियसली हम केपेबल हैं, वो लोग नहीं है, तो उनको अच्छा ही लगेगा। तो वैसा करके ना आप एक कनेक्शन बना सकते हो। तो वही करके मेरे जो कनेक्शन से काफ़ी अच्छा है, तो उसी रिगार्ड बोला, कोई गलत चीज़ मत हाँ, लेना। वैसे कुछ नहीं कि आपकी ट्यूनिंग से मतलब है कि आपसे आपकी जो टीम है, आपकी सर्विस जहाँ से आप कराते हो वो टीम से आपकी ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। और ये ऐसा होना भी चाहिए। हाँ। जहाँ भी आप काम कराते हो ना, तो वहाँ एडवाइजर से अच्छी बना के रखिए, ताकि फ्यूचर में ना क्योंकि आपको कुछ देखने की जरूरत ना पड़े, उसके भरोसे आप छोड़ सको गाड़ी। लाख के किलोमीटर आसपास हो तब वो दिखाता है कि आपने कैसे कैसे उसको मेंटेन किया था। हाँ, इसीलिए मैं सभी से कहता हूँ दोस्तों, गाड़ी आपने ले तो ली है, टर्बो गाड़ी है, हमेशा टर्बो ही गाड़ी ध्यान में दीजिएगा। आपको बहुत maintain टर्बो चार्जर का थोड़ा केयर करना करना पड़ेगा। पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, एक फर्स्ट बार जैसे और मॉडल्स में और ओईएम्स में नहीं देती, जैसे फर्स्ट जो आपका बेस मॉडल होता है टॉप मॉडल, उसमें सेफ्टी में भी कटिंग करती रहती है। टाटा में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, वो बेस मॉडल में भी देता है आपको पूरी सेफ्टी देता है, जो कोई और नहीं देता। बाकी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ मतलब बाकी चीज़ में कॉस्ट कटिंग कर देगी, जैसे कि आपका बटन हटा दिया, 2D हटा देगा, कुछ हटा देगा। बट कभी भी मैंने अब देख रहा हूँ, जब से JLR के साथ इनका ग्रुप JLR के साथ इनका जो टाई अप हुआ है, उसके बाद से उन्होंने सेफ्टी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं। जैसे आपका एयर बैग हो गए, वो आपके बेस मॉडल में भी आएगा, आपका ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल जो भी है ESP, वो आपके बेस मॉडल में भी आएगा। बहुत सही बात कही है। और सोनेट में की रीज़न ये भी था कि मुझे STK+ चाहिए था, मतलब STK चाहिए था, उन्होंने STK+ हमें जानना पड़ रहा था या टॉप मॉडल में लेना पड़ता था, मुझे सारे सेफ्टी फीचर्स चाहिए थे, जैसे हिल असिस्ट आ रहा था उसमें, और कई सारे थे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे। बाकी वो टॉप मॉडल में था, बाकी बेस मॉडल में भी आपको पूरा मिलेगा। कई मतलब चाहता तो अगर बजट के हिसाब से तो आप बेस मॉडल भी ले सकते हैं, बाद में आपको आफ्टर मार्केट उसमें अपडेट करा दो। कम से कम सेफ तो रहे। सेफ तो आपको पूरी तरह मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। टाटा में एक बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, ये आपने हाईलाइट किया, बहुत थैंक यू सो हाँ, मच। मुझे अभी याद आया, क्योंकि एक रीज़न ये भी था, सोनेट में मुझे मतलब अपग्रेड करना पड़ रहा था फोर्सली। कंपनी चाहती थी कि ये बंदा पैसा खर्च कर सकता है तो उसको और दो। तो एक बार बताइए श्याम जी, जी, ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी? ये ऑन रोड वैसे तो जो कोट की थी 1130 का था ऑन रोड, ये डीजल था XMS मॉडल, पर मुझे थोड़ा डिस्काउंट करके थोड़ा मिल गया था। ठीक है, मिल गया। हाँ, तो जो सनरूफ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इन्होंने 2000 चलाई है, तो सनरूफ में अभी तक कोई इशू तो नहीं है ना? हाँ, इशू अभी तक नहीं है। हाँ, अब इनसे हम अपडेट लेते रहेंगे फ्यूचर में। बहुत लोग कहते हैं सनरूफ का इशू है, वो भी जानते रहेंगे। और माइलेज आपको पहले कितना मिल रहा था और अभी कितना? जो पहले वाली में मुझे अच्छा काफ़ी अच्छा मिल रहा था, उसको मैं एक कमी और थी कि मैं उसको हमेशा इको मोड में ही चलाता हूँ अब ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या है, इंजन की जो वेट तो उतना ही रहेगा, बट उसकी पावर कम कर दोगे तो आपके इंजेक्टर पे भी जोर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि उसको उतना कंप्रेशन कम डीजल में उतना कंप्रेशन मिल नहीं रहा पाता जो उसका रिक्वायरमेंट है। हो सकता है इसकी वजह से भी, और ये भी इसका रीज़न होगा। और आपने बिल्कुल सही बात कही है। बहुत लोग कहते हैं इको में चलाओ माइलेज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी गाड़ी को, इतनी भारी गाड़ी है, ट्रैफिक में भी आप इको में चला रहे हो, तो बहुत जगह आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ क्लच में गाड़ी को एक्सेलरेटर रैप ज़्यादा करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपके इंजन पे स्ट्रेस पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, सिटी मोड पे ही सिटी पे गाड़ी को चलाएगा। इको मोड तब यूज़ कीजिएगा, हाईवे पे चल रहे हैं आप और 80 90 70 80 90 100 की स्पीड पे चल रहे हैं, तब इको लगा के हल्का सा आप रैप कीजिएगा। उससे क्या होगा ना कि कम रैप पे ही गाड़ी आपकी उसी स्पीड पे चलती रहेगी, तो वहाँ आपको माइलेज देगी। इको उस पर्पज़ के लिए, अगर लगातार इको चलाओगे तो इट विल नॉट गिव यू एनी गुड आउटपुट, लेकिन इंजन पे वो जरूर फर्क करेगा। थैंक यू सो मच। इसी वजह से कंपनी ने भी शायद बाय डिफॉल्ट जब भी आप रिस्टार्ट करो गाड़ी, बाय डिफॉल्ट सिटी आता है। ये बहुत पहले अच्छा नहीं पॉइंट आता है, था।
बहुत अच्छा पॉइंट है, बाय डिफॉल्ट सिटी आता है कि वो सिटी पे ही मतलब कंपनी ने रियलाइज़ किया कि वही को मॉडल बाद वो बाय जब रीस्टार्ट करते तब तकलीफ हुआ था, उन्होंने क्या फिर अपडेट कर दिया कि समझाने से अच्छा है कि हमेशा फिटिंग ऐसी करता हूँ। माइलेज कितना मिल रहा था उसमें? माइलेज उसमें मिल रहा था मेरे को 25 से 30 के बीच में मुझे मिल ये गया हाईवे पे, हाईवे। लेकिन लोकल पे कितना मिल रहा था? मतलब पता है कि लोकल mileage- में आपका 20 आराम से मिल रहा उसमें है। हाँ, इसमें कितना मिल रहा है? इसमें तो आपका अभी मैंने हाईवे तो ज़्यादा इतना ही चलाया, हाँ, बाकी इसमें 17 से लेकर 19-20 तक मिल रहा है। लोकल में मिल रहा है। मतलब 15-16 मिल रहा है लोकल, और 20 के आसपास थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता तो 20 मिल जाता है, पर इससे ऊपर नहीं मिल रहा अभी। और मैं सब लोग को बताना चाहूँगा, देखिए इंजन दो टाइप के होते हैं। एक इंजन होता है जो केपेबल होता है, माइलेज दे सकती है, बस आपको निकालना आना चाहिए। एक इंजन ऐसा होता है जो आप कितनी भी कोशिश के लिए आपको माइलेज दे नहीं सकता। तो ये जो निक्सॉन वाली इंजन है ना, वो दूसरी कैटेगरी में आती है जिसमें आप माइलेज निकाल सकते हो, बाकायदा अच्छा माइलेज निकाल सकते हो, लेकिन आपको उसी हिसाब से गाड़ी चलानी पड़ेगी। बहुत लोग पूछते हैं कि इसका माइलेज कितना है, एक्चुअल तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो ड्राइविंग कंडीशन है, ड्राइविंग स्किल्स हैं, ट्रैफिक है, वो अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो अमूमन 13 से लेके, अगर आप बम्पर टू बम्पर में है तो ऑब्वियसली 8, 9, 10, 11 ज़्यादा कैसे मिलेगा? गाड़ी फर्स्ट गियर पे चल रही है। अगर नॉर्मल ट्रैफिक है, गाड़ी चल रही है, तो 12 से 17 आपको पेट्रोल में माइलेज मिलेगा निक्सॉन में। डीजल में आपको 14 से लेके 18 तक का सिटी में मिल सकता है। हाईवे पे डीजल का 22 प्लस है, और हाईवे पे पेट्रोल का 18-19 प्लस है। ये तो मैं पूछना भूल गया था कि इनसे अच्छा कौन हो सकता है? 3 साल 1,40,000 चले सर्विस कॉस्ट, तो आपको बहुत सस्ती है, मतलब इवन आपकी मारुति से भी सस्ता है, क्योंकि एक तो मारुति या कोई भी सब एसयूवी जो 10,000 किलोमीटर सर्विस होती है, इसकी 15,000 किलोमीटर पे ही तेल पानी चेंज होता है। मतलब समझ लो आपका 15% तो आपको ज़्यादा चल रही है, बिल्कुल, हाँ। और ऊपर से फिर भी कॉस्ट अभी कम ही आई है। 4500 के अंदर आराम से तेल विल फिल्टर चेंज होता है, जो शायद मारुति में भी नहीं करता। माइनर में, मेजर में ज़्यादा लगता है। मेजर में ज़्यादा लगता है, वो आपको मतलब 50,000 किलोमीटर का ही उसके करता है। बाद जैसे आपको बेल्ट हो गई वो सब होता है, बाकी जो जनरल होती है, जो तेल विल जो चेंज होता है ऑयल वगैरह, वो आपको मारुति से भी कम पड़ेगा, और ये पार्ट्स सारे सस्ते हैं कंपेयर करोगे तो। और आजकल तो देखो हर जगह पार्ट्स इसके अवेलेबल हो गए हैं, अगर कोई बाहर से कराना चाहते तो हो जाता है, बट रिकमेंड है कि आप वहीं से कराओ, बट थोड़ा जल्दी करा लो। बट आते नेक्स्ट मुझे आज तक अभी ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने इस जगह कॉस्ट कटिंग करी, मतलब वैल्यू के हिसाब से ऐसी कोई चीज़ इन्होंने घटाई नहीं कि चल ठीक है कि थोड़ा आपको लगे कि हाँ ये इसमें कॉस्ट कटिंग करी है। कभी चीप कभी इसने आपको, मुझे लगता नहीं। मिली बात है कि अगर आप जो गाड़ी देख रहे हो तो सबसे पहले देखो कि आप अपने लिए, आपके घर पे कोई वेट कर रहा है, आपकी फैमिली है, आपके पीछे कोई वेट कर रहा है, सबसे पहले तो ये देखो। उसके बाद लुक्स को तो सब देखो, टाटा में भी अच्छी आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टाटा ही लो, बट कि सेफ्टी कंसर्न रखो, चाहे महिंद्रा की, चाहे मारुति 5 स्टार, तो उसकी भी देख सकते हो, बट कि सेफ्टी पहले देखो, उसके बाद लुक्स देखो, माइलेज वगैरह बाद में देखो। पहले सेफ्टी में प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी है, पहले सेफ्टी है, बाद में लुक्स है, बाकी फीचर्स हो गए वो है। तो मेरा भी यही रहेगा लेने का रीज़न। अब मैं इस गाड़ी को फैंटास्टिक नहीं बोलता, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने गाड़ी लिया, और लोग भी रख लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, थैंक यू श्याम जी। बहुत लोग है ना, जब बात होती है तो वो मेरा नाम तक नहीं जानते, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम विनोद सिंह है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं गाज़ियाबाद में जॉब करता हूँ। अगर किसी को भी, कोई भी बंदा, सिर्फ टाटा से रिलेटेड नहीं, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई तुम्हारा मारुति हो गया, हुंडई हो गया, फोर्ड हो गया, फॉक्स हो गया, कोई भी गाड़ी अगर कोई रिव्यू करना चाहता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है लोगों के साथ, ताकि लोगों को हेल्प हो सके, तो जो मैंने ईमेल दिया है नीचे, उस ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर किसी को इश्यू आ रहा है, रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हम साथ मिलके आपको वो रेजोल्यूशन दिलाने की कोशिश करते हैं। तो सेम ईमेल है, इस पर आप मुझे ईमेल कीजिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसमें शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग आगे बात कर सकें और आगे आपकी बातों को बढ़ा सकें। तो इसको समअप कर देते हैं, जो भी हमारे श्याम जी ने बताया। अगर आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, सबसे पहले तो श्याम जी का पहला प्रेफरेंस और मेरा प्रेफरेंस है सेफ्टी, क्योंकि आपको घर वापस आना है, अगर फैमिली से मिलना है, सेफ्टी की वजह से। और जो टाटा ने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं, तो अगर इसको माइलेज आपको सही चाहिए, माइलेज भी इसमें काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाता है। और इसका लुक 2016 के बाद, जब से टियागो निकाली है, जब से निक्सॉन निकाली है, इसके लुक में इन्हांसमेंट होते गया है। HBX आने वाला है, मुझे लग रहा है वो बहुत एक अच्छा लुक होने वाला है उस रेंज में। तो लुक भी है, और लुक की वजह से भी देख सकते हैं कि लुक इनका इन्हेंस हो रहा है, अच्छा होते जा रहा है, और ये फैक्टर्स हैं, तो आप गाड़ी ले सकते हो। और दूसरा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको आवाज़ ज़्यादा लगती है, इसकी रिफाइनमेंट आपको लगता है कम है, या फिर हुंडई गाड़ी आपने चलाई है उसकी तो रिफाइनमेंट चाहिए, तो ये आप भूल जाइए, ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। रिफाइनमेंट आपको नहीं मिलेगा इसमें हुंडई की तरह। ये वेरिएबल है कि इनकी प्रायोरिटी कुछ और थी, मेरे लिए वेरिएबल है, मेरी प्रायोरिटी कुछ और थी। और रिफाइनमेंट के अलावा सर्विसेज
ज़ीरो से इन्होंने 50 कर दी है, 50 से 100 होना बाकी है। तो इनको और कोशिश करनी चाहिए। डीलरशिप में इनको काम करना ज़रूरी है। कोई आदमी अगर गाड़ी खरीदने जा रहा है, डीलरशिप अगर ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो गाड़ी क्यों लेगा? मैं क्यों लगाऊंगा टेस्ला पे तो यार, है ना, अगर डीलरशिप ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अपनी प्रायोरिटी सेट करके आप गाड़ी नहीं लीजिएगा। और ये था रिव्यू हमारे श्याम जी का। इन्होंने ब्लॉ पंप का सिस्टम भी लगाया है, तो उसका भी हम लोग दोनों, जो मैंने लगाया हार्मन का और ब्लॉ पंप का, कंपेयर कर लेंगे। कौन सा क्या प्राइस पड़ा था, क्या क्या इश्यूज़ ब्लॉ पंप में आ रहे हैं, ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है, ऐसे कंटेंट चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। तो आपसे दोबारा मिलते हैं किसी के वीडियो में। टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय।